दोस्तों, सीरिया एक ऐसा खूबसूरत देश जो कि आज से 20 साल पहले बहुत अच्छे से फल फूल रहा था। वहाँ के लोग खुशहाली थे और सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन ऐसा क्या होता है सीरिया के साथ कि ये देश पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है और मासूम बच्चे मर जाते हैं और ये एक देश कब्रिस्तान बन जाता है। आइए पूरे हिस्ट्री को यहाँ पे कवर करेंगे। सीरिया का हम सिविल वॉर से लेके कैसे इसमें आतंकवादी संगठन घुसे, कैसे यूएसए ने तबाही मचाई, तो कैसे रशिया ने, और क्या क्या हुआ, सभी चीज़ों को मैं डिटेल में बताऊँगा। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 2010 से, जब पूरे मिडिल ईस्ट में एक अरब स्प्रिंग आया था, अप्रैल स्प्रिंग सॉरी। अब इसमें ये था कि जितने भी यहाँ पर जो तानाशाह थे, जैसे हम बात करते हैं इजिप्ट देख लो, लीबिया देख लो, ट्यूनीशिया देख लो, ये सारे तानाशाह वाले देश थे। तो वहाँ की जनता इनके खिलाफ़ प्रोटेस्ट कर रही थी और वो चाहते थे कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए, जैसे कि वेस्टर्न कंट्री में होता है, चुनाव हो उनके देश में, इलेक्शन हो। अब कई देश इसमें जो थे वो सफल हो गए, प्रोटेस्टर्स की जीत हुई और वहाँ डेमोक्रेसी आई, चुनाव हुए। लेकिन एक ऐसा देश था जिसका नाम था सीरिया, जहाँ पर सरकार ने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया और प्रोटेस्टर्स के खिलाफ ही युद्ध में उतर पड़ी। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब ये है, चाइना को अब एग्जाम्पल में ले लो। चाइना में कोई प्रोटेस्ट करता है तो सरकार सीधे उसे मरवा देती है। यही सेम चीज़ सीरिया में हुआ। जब प्रोटेस्टर वहाँ पे उठे तो सरकार ने प्रोटेस्टर्स को मरवाना शुरू कर दिया। अब दोस्तों एक सवाल उठता है, प्रोटेस्ट हो क्यों रहा था? अगर मान लीजिए कोई भी, चलो मान लो चाइना एक ऐसा देश है जहाँ पे मतलब डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन वो फल फूल रहा है, वहाँ डेवलपमेंट है। लेकिन सीरिया में क्या था कि उनके देश में 4 प्रमुख कारण थे जिसके कारण लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। पहली जो प्रॉब्लम थी वो थी पॉवर्टी। जी हाँ दोस्तों, भूखमरी, गरीबी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी उस समय सीरिया में। आई थिंक 70% जनता को ये भी नहीं मालूम था कि कल खाना मिलेगा या नहीं। दूसरा रीज़न था इनका ह्यूमन राइट। प्रोटेस्टर्स को उठवा ले जाते हैं घर से, मरवा देते रोड चौराहे पर, तो ये ह्यूमन राइट वायलेशन भी हो रहा था। तीसरा इनका रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट था, शिया और सुन्नी मुसलमान को लेकर। देखिए, बल असद जो थे, ये इनकी जो सरकार वो एक शिया कम्युनिटी की सरकार थी। वहीं सुन्नी जो थे वो चाहते थे कि हमारे जो बिरादरी का है उसका वो हमारा प्रेसिडेंट बने। अब इसको लेकर मैं आपको एक पॉपुलेशन सेंसस बताता हूँ। दोस्तों, सीरिया के अंदर 13% उस समय शिया लोग रहा करते थे और 83% सुन्नी लोग रहा करते थे। अब 83% सुन्नी है तो शांत तो बैठेंगे नहीं ना, वो चाहते हैं कि शिया की सरकार गिर जाए, जिसके कारण एक रिलीजियस रंग भी मिल गया इस प्रोटेस्ट को। और चौथा और सबसे बड़ा रीज़न बना एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। जहाँ पर लोगों को रोज़गार नहीं था तो जिसको रोज़गार काम धंधा था ही नहीं वो भी इस प्रोटेस्ट में जुड़ गया। तो प्रोटेस्ट को लेकर एक यहाँ पे मुझे तथ्य भी समझ आता है कि जो बल असद की सरकार थी ये सच में एक तानाशाह थी। 1973 से लेके सन 2000 तक इनके पिताजी सीरिया पे शासन किए। सन 2000 से लेके सन 2010 तक मेरे ख्याल से इन्होंने शासन किया। तो भाई इलेक्शन होगा तो नया ब्रेक मिलना चाहिए ना, नहीं तो परिवारवाद हो गया, नेपोटिज्म हो गया। अब जो ये कहते हैं जनता को मानना पड़ता, नहीं तो जनता को मरवा देते थे, जिसके कारण जनता उग्र हो गई और भीड़ ने प्रोटेस्ट शुरू किया। प्रोटेस्ट करना, मैं बताता हूँ, कोई गलत बात नहीं होती है। संविधान आपको हक देता है, आप शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन क्या हो सरकार ही आपके ऊपर गोली चला दे। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि दोस्तों जो बल असद थी वो शिया की सरकार थी और ये सुन्नी लोगों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करती थी। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जैसे हिंदुओं पे अत्याचार होता है, उसी प्रकार से शिया सरकार सुन्नियों के ऊपर अत्याचार करती थी। हालांकि सुन्नियों की संख्या 83% थी, शिया सिर्फ 13% थे, लेकिन पावर में तो वो थे। जिसके कारण एक और कारण मिल जाता है ना कि मतलब प्रोटेस्ट और मतलब भयंकर हो गया। जितने भी सुन्नी मुसलमान थे सभी एकजुट हो गए और ठान लिए कि शिया गिराना है। उस समय यहाँ पे 2 ग्रुप बन चुके थे सीरिया के अंदर। पहला बशर अल असद, जो कि शिया सपोर्टर थे और शिया प्रेसिडेंट थे। तो एक ऐसा ग्रुप बना जो कि शिया के ग्रुप में हो गया, और एक और ग्रुप बना जो कि प्रोटेस्टर्स का था। अब प्रोटेस्टर्स में कुछ शिया के भी लोग शामिल हो गए थे। रीज़न क्या था? कुछ लोग के लिए धर्म से भी बढ़कर अनएम्प्लॉयमेंट था, पॉवर्टी था, गरीबी था, तो वो लोग इसलिए बल असद के खिलाफ हो गए थे। तो अभी तक का तो आपको सिस्टम समझ आ चुका है ना। साल आता है 2010 बीतता है, साल आता है 2011, अभी भी प्रोटेस्ट चल रहे थे। लेकिन ये रेगुलर प्रोटेस्ट जो चल रहा था उस बीच बल असद ने एक बहुत बड़ी गलती करा दी, प्रोटेस्टर्स के खिलाफ गोलियां चला के। जी हाँ दोस्तों,
अंधाधुंध फायरिंग की सीरियन आर्मी और पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को, जिसके वजह से ये पूरा मुद्दा इंटरनेशनल हो गया। प्रोटेस्ट आप कर रहे हो ठीक है, वो नारे लगा रहे हैं, आप गोली चला दोगे, ये तो कोई बात नहीं होती ना। जिसकी वजह से सीरिया की जो आर्मी थी उनको ये देख नहीं गया और उन्होंने कहा कि ये जो आदमी है सच में बहुत ज़्यादा तानाशाही कर रहा है। इसके बाद सीरियन आर्मी में भी विद्रोह हो गया। सीरियन आर्मी दो पार्ट में बट गई। सीरियन एक और आर्मी बन जाती है उसी के अंदर, जिसका नाम रखा गया FSA, फ्री सीरियन आर्मी। और जो FSA था वो प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट करता था। अब प्रोटेस्टर्स और FSA क्या चाहते थे कि हमारे देश में डेमोक्रेसी आए और ये जो राजतंत्र चल रहा है, परिवारवाद चल रहा है, या फिर जो भी कह लो चल रहा था वहाँ पे, तो उसे वो ख़त्म करके एक डेमोक्रेटिक सरकार बनाना चाहते थे। जबकि असद की सरकार क्या चाहती थी कि मेरी सरकार बनी रहे, जिसकी वजह से अब यहाँ पे एक तरफ में प्रोटेस्टर FSA और दूसरी तरफ असद की सरकार, दोनों में भयंकर सिविल वॉर होता है। अब दोस्तों ये जो वॉर था वो इंटरनल वॉर था, लेकिन ये वॉर कब बड़ा होता है जब कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप विदेशों से आके इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले लेते हैं। जहाँ पर अब देखिए किसकी एंट्री होगी। पहले कुछ जिहादी जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो लोग आए और इन्होंने कहा कि सुन्नी जो मुसलमान हैं, रेबल से हम तुम्हारा साथ देने आए हैं। अब देखो ये कहें तो तुम्हारा साथ देने आए थे, लेकिन इनका कुछ अलग ही मकसद था अपना। फिर उसके बाद देखिए अलकायदा एक आतंकवादी संगठन है मेरे ख्याल से, हाँ, उन्होंने अपना एक, मुझे कंफर्म नहीं है, उन्होंने अपना एक नया ब्रांच खोल दिया जिसका नाम रखा गया जबत अल नुसरा। इन्होंने भी कहा कि भाई हम तुम्हारा साथ देंगे। सबका अलग अलग मोटिव है, लेकिन साथ देना है प्रोटेस्टर्स का इन लोगों का। फिर उसके बाद ऐसे करके दुनिया भर से कई सारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप आके उस प्रोटेस्ट में ज्वाइन हो गए, प्रोटेस्ट रेबल की तरफ से हो गए। कुर्द पीपल भी इसमें कूद पड़े। कुर्द पीपल कौन होते हैं? कुर्द पीपल वो थे जिनका बचपन से, बहुत पुराने से एक सपना है कि वो अपना एक खुद का देश बनाए। वो चाहते हैं टर्की में भी हमारा एक छोटा सा देश बन जाए, मतलब वो बस एक देश की मांग कर रहे हैं। तो कुर्द भी कहें कि अब ये मौका है तो हम भी इस प्रोटेस्ट में भाग लेंगे और अपना खुद का देश किनारे से लेके खिसक लेंगे। और जब विदेशों से एक्सट्रीमिस्ट पावर आई तो यहाँ पे दुनिया भी दो पार्ट में बंटना शुरू हो गई। अब देखिए पहले थी असद की गवर्नमेंट जो कि सीरिया की गवर्नमेंट थी। इनको किसने सपोर्ट किया? पहला था रशिया और दूसरा था चाइना। रशिया चाइना क्यों सपोर्ट कर रहे थे? रशिया चाइना में क्या है कि मतलब जो सरकार है वही है, मतलब डेमोक्रेसी ज़्यादा है नहीं, आप भी जानते हो। वहाँ पे मतलब राजतंत्र टाइप में सिस्टम है, कम्युनिज्म है। कम्युनिज्म अच्छी जगह है, अच्छी होती है, लेकिन एक ही सरकार हमेशा रहे, ये रशिया चाइना चाहते हैं और यही बल असद चाहता था, तो उसे सपोर्ट मिला। और दूसरा ईरान सपोर्ट करने आ गया। ईरान एक शिया मेजॉरिटी का कंट्री है और बल असद शिया का यहाँ पे मेंबर था, जिसके कारण ईरान भी इसको सपोर्ट कर देता है। अब बारी आती है रेबल्स की, मतलब जो प्रोटेस्टर्स थे उनको कौन सपोर्ट करता? प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट किया वेस्टर्न कंट्री ने, जैसे कि USA, यूनाइटेड किंगडम जैसे और भी देश जो थे उस समय उनको सपोर्ट किया। और वहीं मैं बात करूं इसमें सऊदी अरबिया भी आ गया, फिर बाद में कतर आ गया, मतलब और भी ऐसे इस्लामिक जो देश थे, अरब में जो देश बचे हैं, वो लोग इन प्रोटेस्टर्स का साथ देने लगे और कहने लगे मैं तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारे देश में एक डेमोक्रेटिक सरकार आएगी। हालांकि इन लोगों का उद्देश्य देखो यार, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो तो यही चाहते थे ना कि उनके देश में डेमोक्रेसी आ जाए, एक अच्छी सरकार बने, देश का विकास हो। भाई जब बल असद आप नहीं संभाल पा रहे हो कोई चीज़, तो भाई छोड़ दो, त्याग दे दो। आप जो नहीं संभाल पाते हो वो कोई और संभालेगा। कि सिंपल सी बात है ना, जब आपसे भाई 25 साल 30 साल आप सरकार ने नहीं कुछ कर पाया, दूसरे को तो मौका मिलना चाहिए। तो प्रोटेस्टर्स अपनी जगह सही थे। 2012 में जब बसद सरकार, अल बसद जो सरकार थी, यह गिरने के कगार पे आ चुकी थी, मतलब समझ लो एकदम ख़त्म हो चुका था और यहाँ पे एक डेमोक्रेसी आने ही वाली थी कि तभी ईरान ने इंटरफेयर कर दिया। ईरान ने क्या किया? ईरान ने कहा कि तुमको मैं सपोर्ट करूँगा और खूब दे सारे हवाई जहाज़, लड़ाकू, तोप, टैंक सभी बल असद गवर्नमेंट, सीरियन गवर्नमेंट को दे दिया। अब सीरियन गवर्नमेंट के पास पावर हो गई तो और ये लड़ाई में आगे बढ़ने लगे। और दोस्तों जब सीरियन गवर्नमेंट को सपोर्ट मिला तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि प्रोटेस्ट को कोई सपोर्ट ना करे। प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट करने के लिए या फिर रेबिलियंस को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर गल्फ स्टेट आ गया है। टर्की एक बड़ा नाम आता है, जैसे जॉर्डन, सऊदी अरबिया, कतर, ये सारे देश आगे आए और कहें कि हम प्रोटेस्टर्स को साथ देंगे और डेमोक्रेसी लाएंगे। और इसके अलावा एक और यहाँ पे संगठन था जिसका नाम था हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह एक शिया ग्रुप है और शिया ग्रुप कौन था?
सीरियन गवर्नमेंट। तो यहाँ पे शिया जो संगठन था इन्होंने अल बसत का साथ दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर ये प्रोटेस्ट और भी ज़्यादा भयंकर बन गया और अब एक युद्ध की कगार पे था। अगर 2012 में बलशद की सरकार गिर जाती तो आज सीरिया का वो हाल नहीं होता, लेकिन ईरान ने तो सपोर्ट किया, लेकिन साथ ही साथ अब देखो रेबल्स के साथ कितने लोग आ गए और अब ये वॉर महा वॉर बन चुकी थी। जहाँ देखो तहाँ गोलियाँ चल रही थी यार, मासूम छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे थे यार। ये कैसा वॉर था? मेरे ख्याल से जो सीरिया के प्रेसिडेंट थे उनको ये बात एक बार उनको याद रखनी चाहिए कि सरकारें आती जाती रहेंगी, देश रहना चाहिए। ये हमारे देश के एक महान नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था। तो अगर ये बात पे उस समय जो असद था, जो गवर्नमेंट थी सीरिया की, उसने अमल कर दिया होता और रिज़ाइन दे दिया होता तो देश तो बच जाता, आपकी कुर्सी चली जाती, लेकिन या सीरिया बचा होता।